आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज हम देखेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का जो बोर्ड एग्जाम है 2021 उसके अनुसार जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो सारे प्रश्न हम देखने वाले हैं। जो अपने बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले पार्ट हैं सिलेबस के अनुसार हम जो वन लाइनर क्वेश्चन है प्रत्येक पार्ट के वो देखने वाले हैं, क्योंकि नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपके जो 10 प्रश्न वन लाइनर आने वाले हैं, यानी कि अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 10 प्रश्न जो एक एक नंबर का होगा और 10 प्रश्न होगा 10 नंबर के। तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 से लेकर लास्ट तक जितने भी अपने सिलेबस के अनुसार पार्ट हैं वो सारे पार्ट इस वीडियो में हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहला पार्ट देखते हैं जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो इसका जो वन लाइनर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अफीम के पादप का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेपेवर सोमनिफेरम। ये अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम है। तो अफीम के पादप का नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। दूसरा प्रश्न है वसीय यकृत रोग का कारण क्या है। तो वसीय यकृत रोग जो होता है वो अत्यधिक मदिरा सेवन से होता है, यानी कि अल्कोहल का सेवन अगर ज्यादा हो जाता है तो उसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। तो तंबाकू में निकोटीन नाम का जो एक हानिकारक तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम है रक्तचाप मापी और इसको स्पाइग्नोमेनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो स्टीफन हेल्स ने किया था। स्टीफन हेल्स ने घोड़ों को जो रक्तचाप है वो सबसे पहले मापा था। अगला प्रश्न है नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। तो नारू रोग का जो रोगजनक के वो एक नाम है वो है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस ये है इसका वैज्ञानिक नाम रोगजनक का, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ये पहला पार्ट था, 5 नंबर का पार्ट है पहला। अब चलते हम दूसरे पार्ट की ओर। दूसरा पार्ट है मानव तंत्र। मानव तंत्र जो कि अपने सिलेबस में नए सिलेबस में अपने जो 5 नंबर के प्रश्न आएंगे इस पार्ट में से। आइए इसके जो अति लघुतरात्मक प्रश्न वो देख लेते हैं। तो ये रहे इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है दूसरे पार्ट का कि शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम लिखें। तो शरीर की जो सबसे मूलभूत और क्रियात्मक इकाई है उसका नाम है कोशिका। जो सेल होती है उसको शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र को परिभाषित कीजिए। तो पाचन तंत्र क्या होता है। भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र काम करता है जिसमें कई प्रकार के अंग ग्रंथियां सम्मिलित होते हैं और ये सभी अंग और ग्रंथियां सामंजस्य के साथ कार्य करती हैं। तो यही तंत्र है जो पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सवर्णी पेशियों का क्या काम है। तो सवर्णी जो पेशियां होती हैं वो भोजन, पाचित भोजन रस, अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो पाचन तंत्र में 3 प्रकार की 3 ग्रंथियां शामिल हैं। एक तो होती है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत ग्रंथि और तीसरी है अग्न्याशय ग्रंथि। लार ग्रंथि इसमें टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और यकृत ग्रंथि शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अलावा अग्न्याशय जो ग्रंथि इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतनक दांत क्या कार्य करते हैं। तो कृतनक दांत जो होते हैं वो भोजन को कुतरने और काटने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आमाशय के कितने भाग होते हैं। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। एक तो कॉर्डियक कहलाता है, दूसरा भाग जठर निर्गमी भाग कहलाता है और तीसरा भाग जो होता है उसको फंडिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां पाचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो पाचित भोजन का जो सर्वाधिक अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में सबसे ज्यादा अवशोषण होता है पाचित भोजन का। अगला प्रश्न है शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। तो वो यकृत, जिसको हम लीवर के नाम से भी जानते हैं, यकृत लीवर। अगला प्रश्न है टॉयलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है। तो टॉयलिन एंजाइम जो लार ग्रंथि है उसके द्वारा टॉयलिन एंजाइम स्रावित किया जाता है। ये जीभ पर पाई जाती है लार ग्रंथि। अगला प्रश्न है स्वर यंत्र में कितनी उपास्थि पाई जाती हैं। तो स्वर यंत्र में 9 उपास्थियां पाई जाती हैं। 9 उपास्थियां इसमें पाई जाती हैं।
नेक्स्ट है मनुष्यों की श्वास नली में श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है? तो मनुष्य की श्वास नली में जो उपस्थित उपकला है वह श्लेष्मा का निर्माण करती है। उपकला जो होती है वो श्लेष्मा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है? तो सामान्य व्यक्ति में लगभग जो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न है बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स जिनको हम कहते हैं बिंबाणु, इनका जो जीवन काल होता है वो 10 दिवस मात्र 10 दिन का जीवन काल इनका होता है। अगला प्रश्न इसमें अशुद्ध रुधिर को प्रवाहित करने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? तो वे रुधिर वाहिकाएं जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं उसको हम शिराओं के नाम से जानते हैं, शिराएं कहते हैं इनको। नेक्स्ट है हृदय आवरण क्या है? तो हृदय आवरण हृदय पर पाया जाने वाला एक आवरण है जो कि हृदय की सुरक्षा करता है बाह्य आघातों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाशिरा का कार्य क्या है? तो महाशिरा का कार्य यह है कि शरीर का अधिकांश जो अशुद्ध रुधिर है उसको दाएं आलिन में डालने का कार्य महाशिरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अमोनिया उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसको अमोनियोत्सर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मानव के मुख्य उत्सर्जक अंग कौन कौन से हैं? तो मुख्य उत्सर्जक के अंग बात करें तो वो है किडनी, जिसको हम वृक्क के नाम से जानते हैं। किडनी जो है वो मुख्य उत्सर्जक अंग के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है अंडाणु का निर्माण करने वाले अंग का नाम लिखिए। तो अंडाणु का निर्माण करने वाले अंग का नाम है अंडाशय। अंडाशय में जो अंडाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों में प्रमुख लिंग हार्मोन कौन सा है, लिखिए। तो स्त्रियों का जो प्रमुख लिंग हार्मोन है उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को स्त्रियों का प्रमुख लिंग हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? तो ये 2018 में पूछा था प्रश्न। माता में प्लेसेंटा का जो रोपण होता है वो गर्भाशय के अंतःस्तर पर होता है, गर्भाशय के अंतःस्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी तंत्रों के नाम लिखिए। तो तंत्रिका तंत्र जो अंतःस्रावी तंत्र हैं वो विभिन्न जो अंग होते हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा द्रव्य कहां पाया जाता है? तो दूसरा द्रव्य जो पाया जाता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाया जाता है। अगला प्रश्न है एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर में कई सारे नाम है इसमें, जैसे ग्लाइसिन है, एपिनेफ्रिन है, डोपामिन है और सीरोटोनिन है। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो वो है अधिवृक्क ग्रंथि और इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। वैसे प्रश्न संख्या 47 और 48 अपने सिलेबस में नहीं है क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस से हट गया है। अगला पार्ट है हमारा तीसरा पार्ट है हमारा इसमें आनुवंशिकी। आनुवंशिकी जो मेंडल वाला पार्ट है वो अपने सिलेबस में 4 नंबर का पार्ट है। तो आइए इस पार्ट के जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वन लाइनर क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, उनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे वो उद्यान मटर पर किए थे और जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सेटाइवम। अगला प्रश्न है प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं, जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न है आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरण होता है उसको क्या कहते हैं? तो आनुवंशिक लक्षण जो एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उनके संचरण को वंशागति कहते हैं, यानी कि हेरिडिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की थी? तो 3 वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। एक तो है कार्ल कोरेंस, एरिक वान जमेक और तीसरे हैं ह्यूगो डी ब्रीज। इन्होंने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल का पूरा नाम लिखिए। तो मेंडल का जो पूरा नाम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा इसमें मेंडल के द्वारा प्रतिपादित नियमों को लिखिए। तो मेंडल ने कुल 3 नियम दिए थे। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम
और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रश्न संख्या 18, परीक्षण संकरण किसे कहा जाता है? तो परीक्षण संकरण एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें F1 पीढ़ी का संचरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है, उसको परीक्षण संकरण कहते हैं। बाह्य संकरण से आप क्या समझते हैं? तो बाह्य संकरण का मतलब ये होता है कि जब बाह्य संकरण में F1 पीढ़ी के पादप का संकरण अपने प्रभावित जनक के साथ करवाया जाता है, तो इस संकरण से जो प्राप्त संतति होती है उसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जिसमें 50% जो समयुग्मजी लंबे होते हैं और 50% विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मेंडल के किस नियम को एक संकर संकरण के से नहीं समझाया जा सकता? तो मेंडल का कौन सा नियम है जिसको एक संकर संकरण के द्वारा नहीं समझाया जा सकता? तो वह नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो यह था हमारा तीसरा पार्ट। अब चलते हैं हम चौथे पार्ट की ओर। चौथा पार्ट जिसका नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। ठीक है, ये हमारे पार्ट में, ये अपने सिलेबस में 3 नंबर का पार्ट है, इसमें से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए इसके जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। इसका पहला जो प्रश्न है वो है कि मनुष्य में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां पाई जाती हैं। सबसे पहली है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। अगला प्रश्न है प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिजन का आणविक भार कितना होना चाहिए? तो प्रतिजन का जो आणविक भार है वो 6000 डाल्टन या फिर उससे भी ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? तो प्रतिरक्षी एक प्रकार के जो गामा ग्लोबिन प्रोटीन के प्रकार है। प्रतिरक्षी गामा ग्लोबिन प्रोटीन के प्रकार है। नेक्स्ट है कौन सा प्रतिरक्षी आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाता है? ये 2019 में प्रश्न पूछा था कि कौन सा प्रतिरक्षी आंवल को पार करके भ्रूण में पहुंच सकता है? तो ये है IgG। जो IgG प्रतिरक्षी है वो आंवल को पार करके भ्रूण तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है मास्ट कोशिका पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम लिखिए। तो मास्ट कोशिका पर जो प्रतिरक्षी पाई जाती है उसका नाम है IgE। IgE मास्ट कोशिका पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है। नेक्स्ट है रक्त में उपस्थित कोशिका गैसों की, कौन सी कोशिका गैसों के विनिमय में संलग्न रहती हैं? तो रक्त में जो ब्लड में RBC होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, वो गैसों के विनिमय में संलग्न रहती हैं। अगला प्रश्न है रक्त का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रक्त का वर्गीकरण किया था वो वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने रक्त को जो ABO समूह में विभाजित किया था और 4 प्रकार के रक्त समूह दिए थे। एक था A, दूसरा था B, तीसरा AB और चौथा है O। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह है O। जो O है उसको सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। उसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं O दाता। O दाता होता है और AB सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है किस रक्त समूह में A व B दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं? तो जो AB रक्त समूह होता है उसमें दोनों ही प्रकार के प्रतिजन उपस्थित होते हैं। जो प्रतिजन A होता है वो भी उपस्थित होता है और प्रतिजन B भी इसमें उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है इसमें विश्व के लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों में RH धनात्मक पाया जाता है? तो लगभग जो 85% लोग हैं वर्ल्ड के उनमें RH पॉजिटिव जो रक्त पाया जाता है, RH पॉजिटिव का रक्त पाया जाता है। 27वां प्रश्न अपना इसमें कौन सा RH कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो जो RHD कारक होता है, RHD वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। अगला है प्रथम रक्तदान किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो सबसे पहले जो रक्तदान किया गया था वो डॉक्टर जीन बेप्टिस्ट डेनिस के द्वारा किया गया था। ये जो डॉक्टर जॉन बेप्टिस्ट डेनिस है, इनके द्वारा सबसे पहला रक्तदान किया गया था। अगला प्रश्न है रुधिर वर्ग को नियंत्रित करने वाले विकल्पियों के नाम लिखिए। तो रुधिर वर्ग की जो 3 प्रकार के विकल्प हैं जिसको हम IA, IB और IO या फिर I के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अंगदान दिवस प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 13 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देहदान करने वाले 2 व्यक्तियों के नाम लिखिए। तो एक व्यक्ति हैं, लेखक है ये डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, और एक पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर ज्योति बसु, श्री ज्योति बसु। इन्होंने अपना देहदान करने की घोषणा की है। इसके अलावा साध्वी रितम्बरा दीदी हैं और एक क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर। इन्होंने अपने देहदान करने की घोषणा की है अपने किताब के अनुसार। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगले पार्ट का नाम है अपना दैनिक जीवन में रसायन, जो अपने पार्ट 5वां पार्ट है ये। और अगर अपने साइंस में 10वीं क्लास की साइंस में जो सबसे ज्यादा नंबर का पार्ट है तो वो ये वाला पार्ट है। ये आपके सिलेबस में 9 नंबर का पार्ट, अकेला पार्ट, आसान सा पार्ट है और 9 नंबर का पार्ट है। इस पार्ट को आप अच्छी तरीके से तैयार करें, आपके 9 नंबर के प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे जो आपके एक तो 6 नंबर का प्रश्न बनेगा बड़ा, एक आपके अबसदा वाला एक प्रश्न बनेगा, और एक आपके जो वन लाइनर, और एक आपके जो शॉर्ट आंसर में जो लिखा जाएगा, या फिर आपके जो 2 नंबर का प्रश्न भी इस पार्ट में से बन सकता है। तो आइए इस पार्ट के हम वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। और इससे पहले मैंने जो इस 10वीं क्लास की जो विज्ञान है उसके जितने भी अबसद वाले प्रश्न थे उसको एक ही वीडियो के अंतर्गत मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर मिल जाएगा आपको आई बटन में, या फिर आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और इसका आपको एंड स्क्रीन में लास्ट में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं। अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और ये कोरोना काल का जो संकट है वो समाप्त होते ही आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे। प्रश्न संख्या 12, 5वें पार्ट में जो पहला अति लघुत्मक प्रश्न है वो 12वें नंबर का है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड HCOOH, ये फार्मिक एसिड का सूत्र है, और ये लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है अपना इसमें कि प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं उनको अम्ल कहा जाता है। प्रोटॉन को त्याग करने वाले को अम्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उदासीनीकरण क्या होती है, एक अम्ल और क्षार की जब हम अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो ये दोनों आपस में उदासीन हो जाते हैं और अपने गुण खो देते हैं, और इसके बाद में ये लवण और जल का निर्माण करते हैं और कुछ मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो अभिक्रिया होती है, इसको हम उदासीनीकरण के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके अपने गुण खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं, यह उदासीनीकरण की प्रक्रिया करते हैं, और इसमें लवण और जल का निर्माण होता है। इसका जो रासायनिक समीकरण वो इस प्रकार है। उदाहरण के लिए एक क्षार है NaOH या NaOH, और इसमें अम्ल मिला रहे हम HCl। इसकी अभिक्रिया से एक तो NaCl बनेगा जो एक लवण है, साधारण नमक है जो हम खाने में काम लेते हैं, और एक जल बनेगा H2O, और कुछ मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 है पेयजल को जीवाणु मुक्त कैसे किया जाता है। तो पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के कई सारे उपाय हैं, जैसे इसमें फिटकरी डाल के किया जा सकता है, इसमें विरंजक चूर्ण जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 ये डाल के किया जा सकता है, इससे क्लोरीन मुक्त होगी, और क्लोरीन है जो जीवाणु मुक्त करने का कार्य करता है जल को। इसके अलावा KMNO4 ये पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जाना जाता है, और इसको लाल दवा भी कहा जाता है। लाल दवा डाली जाती है इसमें, जिससे कि पानी को जो शुद्ध किया जा सके। अगला प्रश्न है अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, समीकरण दीजिए। तो अम्ल क्या होता है, जो धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल जो होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे अम्ल है HCl, ये धात्विक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड का एक लवण बनाती है, साथ ही जल का निर्माण भी होता है। अगला प्रश्न है pH में P और H किसको सूचित करते हैं। तो pH एक जर्मन शब्द है, जिसमें P का मतलब होता है पुषांश, और जिसका अर्थ होता है शक्ति, और H का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयनों की सूचना। अगला प्रश्न है हमारे उदर में उत्पन्न अत्यधिक अम्लता से राहत पाने के लिए क्या उपचार लेंगे। तो जब भी हमारे उदर में अत्यधिक अम्लता होती है तो उसको राहत पाने के लिए, यानी कि पेट में जब भी एसिडिटी हो जाती है, गैस बनती है, तब है जो दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, या फिर इसको मैग्नीशिया का दूध भी कहा जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है जो कि एक एंटा एसिड के रूप में काम लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के दो लवणों के नाम लिखिए। ऐसे दो लवणों के नाम लिखना जो सोडियम से बने होते हैं और अपने दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो एक तो हम सबसे पहले ले सकते हैं NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये खाने का जो साधारण नमक होता है, भोजन में हम आयोडीन युक्त नमक काम लेते हैं, वो वाला नमक इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें दावन सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट के नाम जानते हैं, कपड़े धोने का सोडा कहते हैं इसको। इसके अलावा हम इसमें खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 भी काम में ले सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको खाने का सोडा कहा जाता है। और ये जो है दावन सोडा, इसको कपड़े धोने का सोडा कहा जाता है। और साधारण नमक लिख सकते हैं। तो कई सारे जो इसमें लवण हैं। अगला प्रश्न इसमें, लुईस के अनुसार क्षार की परिभाषा दीजिए। तो लुईस ने कहा कि इलेक्ट्रॉन धनी या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले जो यौगिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, और इन्हीं को जो लुईस क्षार के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए इन्होंने उदाहरण दिया था अमोनिया, तो NH3 ये जो है वो लुईस क्षार का उदाहरण है। अगला प्रश्न, साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा NaOH या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन बनता है, और इसी प्रक्रिया को साबुनीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक की क्या विशेषता है। तो अपमार्जक जो होता है वो कठोर और मृदु दोनों ही प्रकार के जल में सफाई करने का कार्य करता है, जबकि आपको पता होगा साबुन केवल मृदु जल में सफाई करने का कार्य करता है। साबुन जो है वो कठोर जल में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो हड्डी टूट जाने पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो यौगिक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4 और हाफ H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है। ये जिप्सम से बनाया जाता है। अब आपको कमेंट करना है कि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम ये क्यों रखा गया, इसमें ये पेरिस का क्या संबंध है। तो अगर आपने पाठ पढ़ा है ये पांचों, तो आप जरूर इसमें अच्छा कमेंट करेंगे। तो जरूर लिखें इसमें कि इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों रखा गया। आइए चलते हम अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट छठा पार्ट है हमारा, जो कि 7 नंबर का पार्ट है। वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, रासायनिक अभिक्रिया वाला पार्ट। ये है अपना पार्ट संख्या 6, जो अपने 7 नंबर का पार्ट है। अपने परीक्षा में इसमें 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 6 नंबर का प्रश्न आपके इस पार्ट में से भी बनने की पूरी संभावना है। तो आइए अब हम इसके जो अति लघुतरात्मक वन लाइनर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा इसमें, रासायनिक परिवर्तन से क्या समझते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन में परिवर्तन होकर एक नया पदार्थ बनता है। जिसमें नया पदार्थ बनता है उसको रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, ये कोयला C कार्बन है और ऑक्सीजन की सहायता से जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगी। ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, भोजन का पाचन, दूध का दही में बदलना, ये सभी जो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने का जो कार्य करता है उस उत्प्रेरक का नाम है निकेल। निकेल उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो उत्प्रेरक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्वतः उत्प्रेरण और जैव उत्प्रेरण। ये 4 प्रकार के उत्प्रेरक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिंक की अभिक्रिया अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ कराएं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर मुक्त होता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, साथ ही एक रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है। नेक्स्ट है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उत्क्रमणीय, जैसे कि नाम से इसमें सीधा स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है और उत्पाद अभिकारक में बदल सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना एक प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, क्योंकि ये बर्फ पानी में बदल सकता है और पानी वापस बर्फ में बदल सकता है। और इसका जो एक रासायनिक समीकरण वो दे रखा है कि
नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में कराते थे, अमोनिया गैस बनती है और ये वापस टूट के दोनों में टूटेगा। अमोनिया जो टूटेगा गैस वो है वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष का क्या कार्य है। तो उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक जैसा नाम वर्धक यानी कि बढ़ाना, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और उत्प्रेरक विष ये उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है उसको कम करता है। नेक्स्ट है अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो अम्ल और क्षार मिलकर जो कौन सी अभिक्रिया करते हैं उसका नाम लिखना है। तो इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जब भी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ में होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो वेग के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो तीव्र अभिक्रिया होती है जो त्वरित हो जाती है, एक मंद अभिक्रिया है जैसे जंग लगना, एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक विघटन एक ताप अपघटन और उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की जो अभिक्रिया है उसको ताप देने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है। तो उत्प्रेरक जो होते हैं वो किसी अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या फिर इसको कम कर देते हैं, लेकिन खुद अपरिवर्तित रहते हैं, खुद नहीं बदलते हैं, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा और घटा सकते हैं। ये उत्प्रेरक का कार्य होता है। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में संतुलन का आधारभूत सिद्धांत क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण का जो संतुलन है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही वो नष्ट होता है और यह संपूर्ण अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षित रहती है। अगला प्रश्न हमारा इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और दूसरा पदार्थ अपचयित होता है, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ चलती हैं, उसे रेडॉक्स या उपापचयी क्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है। तो कोयले का दहन एक सयुग्मन अभिक्रिया है, किंतु इस अभिक्रिया में कोयले का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराने पर विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर जो अभिक्रिया होने पर जो विलयन बनेगा वो उदासीन हो जाएगा। उदासीन होने पर इसका जो पीएच मान होता है वो 7 हो जाता है, क्योंकि दोनों प्रबल और अम्ल और प्रबल क्षार है। तो दोनों जो उदासीन हो जाएंगे, दोनों अपने गुण खो बैठेंगे और लवण और जल का निर्माण होता है और इसमें जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो ये था हमारा 7वां पार्ट, 6ठा पार्ट। अब हम चलते हैं हमारे 9वें पार्ट की ओर, क्योंकि जो 7वां और 8वां पार्ट है वो हमारे सिलेबस में हट गया है। तो अब हम चलते हैं 9वें पार्ट की ओर, जिसका नाम है प्रकाश, और ये भी हमारे पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7-8 नंबर का हमारे पार्ट है। तो ये है अपना पाठ संख्या 9, जिसका नाम है प्रकाश। लाइट वाला पाठ है ये, और ये हमारे सिलेबस में 7 या फिर 7-8 नंबर का पाठ है ये। इस पाठ के में जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो देखते हैं। आपके एक प्रश्न जो बड़ा है वो इस पाठ में से बनने वाला है। सबसे पहला प्रश्न हमारा इसमें, जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु में किस रंग की दिखाई देती है। तो जब भी कोई वस्तु हम वो सारे के सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है तो हमें काले रंग की दिखाई देती है, और जब वो सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो वह हमें सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। सभी रंगों को अगर वो परावर्तित करती है तो वो सफ़ेद रंग की दिखाई देती है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह हमें सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। अवशोषित करने पर काले रंग की और परावर्तित करने पर सफ़ेद रंग की। और जिस रंग को परावर्तित करती हैं उसी रंग की वस्तु में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, यदि हम समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहें तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब कांच में देखना चाहता है दर्पण में, तो उस कांच की जो लंबाई है, जो दर्पण की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए। तो जितने भी व्यक्ति का मीटर का जो व्यक्ति हैं उसके आधी लंबाई का, यानी कि अगर कोई 3 मीटर का व्यक्ति है तो 3 मीटर की कोई वस्तु है तो उसकी आधी लंबाई का, यानी कि 1.5 मीटर का हमारे पास में वो दर्पण होना चाहिए। अगर कोई 4 मीटर की वस्तु है
तो हमें 2 मीटर का दर्पण काम में लेना पड़ेगा, तभी जाकर हम उसका पूर्ण प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सकेंगे। तीसरा प्रश्न है इसमें कि एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है, तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के मध्य कितने का कोण बनेगा। ये तो हम मान लेते हैं ये परावर्तक पृष्ठ है, ये इसका अभिलंब है और ये अभिलंब के साथ में आपतित किरण 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा। तो हमें पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा। तो देखो 30 डिग्री तो इधर का बनेगा और 30 डिग्री इधर का बनेगा, टोटल दोनों किरणों के बीच में कोण कितना हो गया, 30 + 30 बराबर 60 डिग्री। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सजावट में उपयोग लेते हैं। इसके साथ ही इसका प्रयोग वाहनों का जो पश्च दृश्य होता है, जो साइड ग्लास होता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आजकल जो सड़क पर जो परावर्तक लैंप होते हैं उसमें भी यही दर्पण काम में लिए जाते हैं। आजकल एटीएम में भी सुरक्षा की दृष्टि से जो छोटा सा एक लेंस वहां पर दर्पण लगा होता है उसको उत्तल दर्पण भी ही कहते हैं। 5वां प्रश्न है अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का पहला प्रयोग है वो बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण जो सैलून होते हैं उसमें काम में ले जाते हैं, सैलून हजामत बनाने के लिए, जिसमें व्यक्ति का चेहरा बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसके अलावा अवतल दर्पण परावर्तक दूरदर्शी में काम लेते हैं, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता में ये वृद्धि कर देता है। इसके अलावा सोलर कुकर, बैटरी और मतलब टॉर्च और जो वाहन की जो हेडलाइट होते हैं अग्रदीप, तो अग्रदीप्त में भी यही काम में ले जाता है हेडलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र V + 1/u = 1/f, इसको दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यानी कि R = 2f। ये वक्रता त्रिज्या गोली दर्पण की डबल होती है। और फोकस दूरी की बात करें तो वो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये व्यास और त्रिज्या वाला संबंध इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आवर्धनता का सूत्र दीजिए। तो आवर्धनता का मतलब किसी वस्तु को बड़ा करके देखना, तो उसका जो सूत्र है वो m बराबर आवर्धनता को हम m से लिखते हैं और ये एक अनुपात है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, जिसको हम आवर्धनता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का दूसरा नियम जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको स्नेल के नियम से नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि अपवर्तन के दौरान जो आपतन कोण की ज्या है यानी कि साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है या फिर वो स्थिर रहता है, जिसको जो अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। यही नियम है जो हमारा स्नेल का नियम कहलाता है और ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। नेक्स्ट है लेंस सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र में प्लस की जगह पे माइनस करना है। तो सब लेंस सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f। नेक्स्ट है किसी वस्तु के समांतर किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं। वस्तु से समांतर किरणें उत्तल लेंस पर आपतित हो रही हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे ये कोई लेंस है और इसमें इसके मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही है, तो मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणों का जो प्रतिबिंब है वो अपवर्तन के बाद में फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, जिसको हम P से दर्शाते हैं। लेंस की क्षमता 1/f और ये f जो होता है वो मीटर में होता है। फोकस दूरी हमेशा मीटर में लेते हैं और इसकी क्षमता की जो मात्रक है उसको हम डायप्टर कहते हैं, डायप्टर के नाम से जानते हैं। और निकट दृष्टि दोष वाला अपने सिलेबस में नहीं है और दूर दृष्टि दोष वाला भी अपने सिलेबस में नहीं है। मोतियाबिंद वगैरह ये सारे पार्ट इसमें हट गए हैं। 16वां प्रश्न है हमारा इसमें, एक शेविंग दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो शेविंग दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण होता है, इसमें अपना प्रतिबिंब आभासी, बड़ा और सीधा दिखाई देता है।
तो ये था हमारा 9वां पार्ट। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। ये 12वां पार्ट है अपना प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, जो कि आपके 6 नंबर का पार्ट है। तो आइए इसके वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा इसमें, संकटात्पन्न जातियों से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी जातियां जिनके संरक्षण का अगर उपाय नहीं किए गए वर्तमान में, तो भविष्य में ये जातियां जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी सभी जातियों को हम संकटात्पन्न जातियां कहते हैं। जैसे अभी वर्तमान में गोडावण है, जो राजस्थान का राज्य पक्षियों संकटग्रस्त प्रजाति में आता है। अगर इनके संरक्षण नहीं किए गए तो भविष्य में जो ये विलुप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान वे प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण भी किया जाता है। तो वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। जैसे अपने भारत में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, लगभग 100 से भी ज़्यादा 109 राष्ट्रीय उद्यान की संख्या बताई जाती है। एक है इसमें असम में अपना एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में स्थित है। अपने राजस्थान में जो रणथंभौर टाइगर है प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, वो भी एक राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। अपने राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है जो कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ की सीमाओं में फैला हुआ है। तो ये राजस्थान के 2-3 जो राष्ट्रीय उद्यान है, और पूरे भारत में इस प्रकार के कई राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। अगला प्रश्न, सिंचाई की विधियों के नाम लिखिए। तो सिंचाई की जो विधियां है उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आधुनिक विधियां और परंपरागत विधियां। परंपरागत में हम देख सकते हैं चड़स, ढेंकली, रहट, इनके द्वारा जो सिंचाई की जाती थी। और आधुनिक सिंचाई जो विधि है उसमें 2 प्रकार से सिंचाई की जाती है। एक तो फव्वारा विधि है और दूसरी है टपकन विधि। फव्वारा पद्धति असमतल भूमि के लिए की जाती है। असमतल भूमि के लिए फव्वारा पद्धति उपयोग में ली जाती है और समतल भूमि के लिए टपकन विधि काम में ली जाती है, जिसको हम बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी राजस्थान का एक अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ जिले में आता है। और चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादली जो तहसील है उससे थोड़ा आगे कुछ हिस्सा उसमें भी आता है। तो ये प्रतापगढ़ जिले में अपना क्षेत्र रखता है और ये उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में एक अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतर के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो वो है सरिस्का अभ्यारण्य, जो कि अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के घटकों के नाम लिखिए। तो पेट्रोलियम के कौन कौन से घटक हैं? तो पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नेहक, इसके अलावा हमें कोलतार, जिसको हम डामर कहते हैं, कोलतार, ये घटक जो है पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं और इनको आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। इनके क्वथनांक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये था हमारा 12वां पार्ट। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। यह है पार्ट संख्या 14, पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। अपने सिलेबस में ये 6 नंबर का पार्ट है और काफी इंपोर्टेंट पार्ट, इसमें से प्रश्न काफी अच्छे बनने वाले हैं। तो आइए इसके वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें, रबी की फसलों के रूप में बोए जाने वाले एक अनाज का नाम लिखना है। रबी की फसल में भी अनाज का नाम लिखना है, तो वो है इसमें गेहूं। गेहूं जो है वो एक अनाज के रूप में काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं की 2 उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। तो गेहूं की 2 उन्नत किस्में हैं, सोनालिका और कल्याण सोना। ये दोनों गेहूं की उन्नत नस्लें होती हैं। प्रोटीन सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक प्रोटीन युक्त दाल का नाम लिखिए। तो सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। लगभग 40% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जड़ व तने से प्राप्त 2 सब्जियों के नाम लिखिए। तो जड़ व तने से प्राप्त सब्जियों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं जड़ों से प्राप्त सब्जियां। तो जड़ से प्राप्त सब्जी एक तो है गाजर और मूली। गाजर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है डोकस कैरोटा। गाजर का वैज्ञानिक नाम है डोकस कैरोटा और मूली का वैज्ञानिक नाम है रेफनस सेटाइवस। रेफनस सेटाइवस ये मूली का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं तने से प्राप्त सब्जियों की। तो तने से प्राप्त सब्जी सबसे पहले है आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम और दूसरा है अरबी। अरबी का वैज्ञानिक नाम है कोलोकेशिया एस्केलेंटा। ये अरबी का जो वैज्ञानिक नाम है। आपको कमेंट करना है कि दालों का राजा किसे कहा जाता है।
दालों का राजा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न हमारे लिए, इमारती काष्ठ किसे कहते हैं? तो वह काष्ठ जिसका उपयोग हम फर्नीचर बनाने में, दरवाजे बनाने में, खिड़कियां आदि बनाने में हम करते हैं, इन सभी को जो इमारती काष्ठ के नाम से जानते हैं। जैसे सागवान है, शीशम है, देवदार है, ये सारे, रोहिड़ा है, ये सभी जो हमारे इमारती काष्ठ के अंतर्गत आते हैं, इमारती लकड़ी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 15, 2 औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो औषधीय पादप जिसमें हम एलोवेरा ले सकते हैं, जो गंवार पाठा है जिसको एलोवेरा के नाम से जानते हैं, गृत कुमार इसको हिंदी में कहते हैं, हल्दी जिसको हम कुरकुमा लौंगा कहते हैं। इसके अलावा जो कॉमिफोरा वाइटे, गूगल है, ये भी इसका वैज्ञानिक नाम है कॉमिफोरा वाइटे। सर्पगंधा है, रावल्फिया सर्पेंटाइना। तो ये कई सारे जो औषधीय पादप हैं जिनमें से हमें 2 लिखने हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, जिसको मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह टेकोमेला अंडुलेटा, और ये मारवाड़ में पाया जाता है। अब आपको जो कमेंट करना है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है इसका भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, भैंस की 2 देसी नस्लों के नाम लिखिए। तो मुर्रा है, जाफराबादी, मेहसाणा, सूरती, ये सभी भैंस की अच्छी देसी नस्लों के नाम हैं। मधुमक्खी पालन के 2 उत्पाद कौन से हैं? तो मधुमक्खी पालन से एक तो हमें शहद प्राप्त होता है, एक हमें मधुमोम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट किस वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम कीट जो पाले जाते हैं वो शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट है, मछली पालन के लिए कौन सा जल अधिक उपयुक्त माना जाता है? तो मछली पालन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जल जो है वो मीठा जल माना जाता है। मीठे जल में मछली पालन से उत्पादन अधिक होता है। मुर्गी पालन को क्या कहते हैं? तो उसको पोल्ट्री फार्म कहा जाता है, पोल्ट्री यानी कि कुकुर पालन के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट है, भेड़ की एक देसी असली नस्ल का नाम लिखिए। तो असली नस्ल का नाम है लोही, या फिर जो सरनोत्तर भी लिख सकते हैं, मारवाड़ी भी हम इसमें लिख सकते हैं, नाली भी हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अनाज उत्पादक 2 पादपों के वानस्पतिक नाम लिखिए। तो अनाज में एक तो हम गेहूं लिख सकते हैं, ट्रिटिकम एस्टाइवम, दूसरा हम चावल लिख सकते हैं, ओराइजी सेटाइवा। अगला प्रश्न है, 4 मसाला उत्पादक पादपों के नाम लिखिए। तो मसाला उत्पादक पादपों में हम जीरा लिख सकते हैं, लाल। नेक्स्ट है, काष्ठ लकड़ी किसे कहते हैं? एक इमारती काष्ठ उत्पादक पादप का नाम लिखिए। तो बहुवर्षीय द्विबीजपत्री एवं अनावर्त बीजी वृक्षों से बनने वाले जो द्वितीयक जालम होते हैं उसको काष्ठ कहते हैं। और सागवान जो वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस, इसका प्रयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। औषधीय महत्व के 2 पादपों के नाम लिखिए, वैज्ञानिक नाम लिखने। सर्पगंधा जिसको हम रावल्फिया सर्पेंटाइना कहते हैं, दूसरा है सफेद मुसली जिसको क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम के नाम से जानते हैं। तेल उत्पादक 2 पौधों के नाम लिखने। तो तेल उत्पादक 2 पौधे हैं नारियल और सोयाबीन। मुर्गियों में होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो मुर्गियों में सबसे प्रमुख रोग होता है उसका नाम है रानीखेत, और बाकी हैजा, चेचक आदि भी मुर्गियों में होने वाले रोग हैं। गाय भैंस की 2 देसी नस्लों के नाम लिखने। तो गाय की 2 नस्लें हैं गिर और साहिवाल, और भैंस की हैं मुर्रा और मेहसाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मक्खियों के नाम लिखिए। तो 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती हैं, श्रमिक मक्खी, नर मक्खी और रानी मक्खी। तो ये था हमारा 14वां पार्ट। अब हम चलते हैं 15वें पार्ट की ओर। 15वां पार्ट है पृथ्वी की संरचना, और ये भी हमारे 6 नंबर का पार्ट है, और इस पार्ट में आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए इसके हम प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी की संरचना, सबसे पहला प्रश्न इसमें, पृथ्वी पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर जो सूर्य का जो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है इसका प्रमुख कारण ये है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर सीधी न होकर ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इस कारण जो उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। भूकंप नापने की इकाई क्या है? तो जैसे रक्तचाप मापने की इकाई रक्तचाप मापी होती हैं, पीएच मापने के लिए पीएच स्केल होती हैं, इसी प्रकार भूकंप मापने की जो इकाई है उसको रिक्टर के नाम, रिक्टर इकाई है, और इसको सिस्मोग्राफ नामक इकाई उपकरण में मापा जाता है, सिस्मोग्राफ, और इसकी इकाई है रिक्टर।
विवर्तनिक प्लेट कहाँ पाई जाती हैं? तो विवर्तनिक प्लेट जो पाई जाती है वो पृथ्वी की ऊपरी परत या फिर भू प्रपटी में पाई जाती हैं। सुनामी का क्या कारण है? तो सुनामी सागर तल में 7 इकाई से अधिक भूकंप होने पर, यानी कि 7 रिक्टर से ज्यादा भूकंप होने पर सुनामी के कारण बन सकते हैं। केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने के कारण कैसी हवाएं उत्पन्न होती हैं? तो वो चक्रवाती हवाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये था हमारा 15वां पार्ट। अब हम चलते हैं, लास्ट हमारे 2 पार्ट हो रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। काफी लंबा वीडियो हो चुका है इसमें, लेकिन सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही बोर्ड एग्जाम्स तक आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं और आपको जल्दी ही कक्षा 10 की जो गणित है उसका इंपॉर्टेंट टॉप 10 प्रश्नों की जो सीरीज है मैं जल्दी शुरू करने वाला हूं, तो आप चैनल के साथ बने रहें। साथ ही अपने 10वीं क्लास के मित्रों को भी इस चैनल से आप जोड़ सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये पाठ संख्या 18 जिसका नाम है भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धि। आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न इसमें, डॉक्टर बाबा ने अंतरिक्ष किरणों में से किस कण की उपस्थिति को बताया था? तो डॉक्टर बाबा ने कॉस्मिक किरणों की पहचान की थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत किस ऋषि के वंशज थे? तो सुश्रुत जो थे वो विश्वामित्र के वंशज थे। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। चरक के अनुसार आनुवंशिक दोष के क्या कारण है? तो बच्चों में आनुवंशिक दोष अपनी माता या फिर पिता में किसी के अभाव या त्रुटि के कारण होता है। डॉक्टर सी वी रमन की प्रथम नियुक्ति किस पद पर हुई थी? तो सबसे पहले जो डॉक्टर सी वी रमन की नियुक्ति हुई थी वो अर्थ विभाग में लेखा उप महालेखापाल के पद पर हुई थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा के निर्देशन में कौन कौन से रिएक्टर थी? तो 3 रिएक्टर प्रमुख है, अप्सरा है, साइरस है, जर्लिना है। ये तीनों ही रिएक्टर है जो डॉक्टर बाबा के निर्देशन में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, भरतपुर में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना किस वैज्ञानिक के योगदान से हुई थी? तो डॉक्टर सलीम अली हैं जो एक पक्षी वैज्ञानिक है और इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आपको कमेंट करना है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ये था हमारा पाठ संख्या 18। अब हम अंतिम पाठ की ओर बढ़ते हैं। अंतिम जो पाठ है हमारा, जिसका नाम है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, ये भी हमारा 6 नंबर का पाठ है और एक बड़ा प्रश्न 6 नंबर का आपके इस पाठ में से देखने को मिलेगा। तो आइए इस पाठ के जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, जैव विविधता के 3 स्तर लिखिए। तो जैव विविधता के 3 स्तर हैं, जैव प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता और पारिस्थितिक विविधता। अगला प्रश्न है इसमें, वैज्ञानिक पृथ्वी पर पाए जाने वाले कितनी प्रतिशत प्रजातियों की पहचान कर पाए हैं? तो 17 से 20 लाख प्रजाति की ही पहचान कर पाए हैं। नेक्स्ट है, जैव विविधता तप्त स्थल क्या होते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है इनको जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। आपको कमेंट करना है कि पूरे विश्व में कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को सन 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। भारत की जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। तो भारत के जैव विविधता तप्त स्थल 3 हैं, इनमें से 2 पूर्ण रूप से भारत में है और तीसरा 2-3 देशों के जो बीच में है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये दोनों भारत में है, जबकि इंडो बर्मन जैव विविधता तप्त स्थल है वो इसमें से इसका कुछ हिस्सा भारत में आता है। दोस्तानबद्ध प्रजातियों के नाम लिखिए। तो लेमुर और डोडो पक्षी। डोडो पक्षी वो मॉरिशस में पाया जाता था, अब ये विलुप्त पक्षी हैं और मॉरिशस देश का जो ये राष्ट्रीय पक्षी था। नेक्स्ट है, 2 संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम लिखिए। तो एक तो है चीता और दूसरा है बगेरा। भारत का विश्व में जैव विविधता स्तर पर कौन सा स्थान है? तो ये 17 देशों में से अपना स्थान रखता है भारत। तो ये थे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? और जल दिवस कब मनाया जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करना है। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप अपने 10वीं क्लास के जितने भी मित्र हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें
ताकि जो सभी को अच्छी तरह से ये प्रश्न एक साथ मिल जाए। जल्दी से मिलते अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।